हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी प्रीति मैम आपको दे चुकी हैं। अब आप लोगों का एक डाउट आएगा कि मैम मेरा इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में है, आप दोनों का अलग अलग, तो मैं क्लास ये अटेंड करूं या नहीं। देखिए, इंग्लिश मीडियम में सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, इसमें हिंदी में बताकर आपको क्लास स्टार्ट की जा रही है। क्लासेस इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दी गई है। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट यूनिट है आपकी भारत का संवैधानिक परिचय, जिसमें पहला टॉपिक है संघीय गणराज्य, कानून का शासन और शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, बट आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ संघीय गणराज्य ही पढ़ेंगे। संघीय गणराज्य क्योंकि थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो हम इसको अलग से सेपरेटली समझेंगे कि व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है और इन इंडिया फेडरल सिस्टम को क्या प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब एक चीज़ मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि ये क्लास बोथ लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। समझना हिंदी में ही होता है। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसको देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप नोट्स प्रिपेयर करके मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे दिखा सकते हैं कि मैम ये ठीक बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हो, आपको नहीं पता है कि कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे आंसर्स लिखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज़ एक याद रखने की है students, according to article 1, the word federal, संघवाद, has not been used anywhere in the constitution, nor has the word संघवाद, federalism, been written in the constitution. ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कहीं लिखा गया है, ना कहीं यूज़ हुआ है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग संघवाद वर्ड। फिर भी फेडरलिज्म हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, अब बात आती है संघवाद क्या है। देखो, संघवाद फेडरलिज्म जो है गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सत्ता सेंट्रल और स्टेट लेवल पर तो उसमें डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और संघवाद के अकॉर्डिंग आपको समझने की है, वो ये है कि जैसे मान लो मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मैं अपने आप को एज अ इंडियन रिप्रेजेंट करूँगी। येस, आई एम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, लेकिन अगर वही बात आ जाती है वहाँ पर थोड़ी सी अमेरिका को लेकर, तो अमेरिका वाले आई एम फ्रॉम अमेरिका बोलने से पहले ना वो जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम बोल देते हैं। आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ठीक है, इस टाइप का। तो ये फ़र्क है फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है इंडिया में। कनाडा में भी फेडरल सिस्टम है जहाँ पर लोग अपने आप को कैनेडियन बोलते हैं, अलग अलग स्टेट का नहीं बोलते हैं। वैसे ही इंडिया में भी लोग अपने आप को इंडियन बोलते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, केरला, कर्नाटका का नहीं बोलते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब इन इंडिया ये चीज़ डिस्क्राइब करता है। अब दूसरा मतलब क्या आ जाता है फेडरलिज्म का, कि फेडरलिज्म में ना गवर्नमेंट डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। एक हमारा फेडरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। अब जो गवर्नमेंट डिवाइड हो गई है ना, तो इसका मेन काम है कि एक जो है वो पूरी कंट्री को हैंडल कर रही है, जो कि है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उन कंट्री की अलग अलग स्टेट्स को जो हैंडल कर रहा है वो है ऑब्वियसली हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम डिवाइड किए गए हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाकर। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट को तो हम बोलते हैं संघ सूची, और स्टेट लिस्ट को बोलते हैं राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, यूनियन लिस्ट में टोटल 96 चीज़ें हैं, 96 काम रखे गए हैं, और स्टेट लिस्ट में टोटल 55 काम रखे गए हैं, और इसके अंदर काम गिनाए नहीं गए हैं बट रखे गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है एक मैरिज भी रखा गया है, उसको भी आप लिख लेना।
मैरिज भी कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई है कि जो कोर्ट मैरिज होती है बाकी सब हैं वो सब कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अब देखो कोर्ट मैरिज होती है ऑब्वियसली गवाह की उसकी सबकी ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि गवर्नमेंट के पास भी इस चीज़ का प्रूफ रहे कि हाँ जी अगर इन्होंने कोर्ट मैरिज करी है तो ये दो बंदे हैं, इन दोनों की ये गवाह हैं, कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो दोनों में से किसी एक को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये मैरिज वाला जो है वो इसमें रखा जाता है। जस्टिस, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट भी रखा जाता है। स्टेट लिस्ट में ज़्यादातर पब्लिकली चीज़ें रखी जाती हैं लाइक हॉस्पिटल, हेल्थ, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर्स जो पॉलिसीज़ बनती हैं। और यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस, सिक्योरिटी बेसिकली, और इंटरनेशनल रिलेशंस, हाईवे कैसे हैं, कम्युनिकेशन कैसा है अलग अलग कंट्रीज से, रेलवे का जितना मैटर है सारा वो यूनियन लिस्ट हैंडल करती है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आप लोग थोड़ी सी अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करो, न्यूज़ देखा करो। रिसेंटली हमारे रेलवे के चेयरमैन बने हैं सतीश। पूरी इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार एक SC पर्सन, शेड्यूल कास्ट पर्सन रेलवे का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो इस थोड़ी सी न्यूज़ भी आप देखा करें, और नहीं देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में आपको नॉलेज मिल जाएगी। अब आ जाती है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। देखो जी, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं जो है ना वो बहुत तरीके की हैं। जैसे सरकार 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर होती है। ठीक है, अब जैसे हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस भी हमें मिल जाएगा बहुत लेवल पे, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आ जाता है हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सब अलग अलग अपना जो है हैंडल करते हैं, देखते हैं। अगर हमें एक जगह से जस्टिस नहीं मिलती तो हम दूसरी जगह भग जाती है ना, तो यही वाली चीज़ है। वैसे ही गवर्नमेंट का है सेम कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, हम एग्जांपल पंचायत से लेते हैं। पंचायत सबसे छोटे लेवल पे, पंचायत की बात म्यूनिसिपैलिटीज़ सुनती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात स्टेट गवर्नमेंट सुनती है, और स्टेट गवर्नमेंट की बात सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती है। ठीक है जी, अब आपका क्वेश्चन अगर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सुनती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जनता सुनती है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है अगर आप 12th में आर्ट्स के स्टूडेंट रह चुके हो तो, कि 1946 में जब नेहरू ने प्रपोज़ल रखा था तो उसमें ये बोला था कि आज हम जो भी हैं और इन फ्यूचर तक जो भी रहेंगे वो सिर्फ हमारी जनता की वजह से रहेंगे। हम लोगों का अपना कोई भी काम नहीं है, हम जो कर रहे हैं यूनियन लिस्ट हैंडल करती है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आप लोग थोड़ी सी अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करो, न्यूज़ देखा करो। रिसेंटली हमारे रेलवे के चेयरमैन बने हैं सतीश। पूरी इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार एक SC पर्सन, शेड्यूल कास्ट पर्सन रेलवे का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो इस थोड़ी सी न्यूज़ भी आप देखा करें, और नहीं देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में आपको नॉलेज मिल जाएगी। अब आ जाती है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। देखो जी, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं जो है ना वो बहुत तरीके की हैं। जैसे सरकार 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर होती है। ठीक है, अब जैसे हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस भी हमें मिल जाएगा बहुत लेवल पे, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आ जाता है हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सब अलग अलग अपना जो है हैंडल करते हैं, देखते हैं। अगर हमें एक जगह से जस्टिस नहीं मिलती तो हम दूसरी जगह भग जाती है ना, तो यही वाली चीज़ है। वैसे ही गवर्नमेंट का है सेम कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, हम एग्जांपल पंचायत से लेते हैं। पंचायत सबसे छोटे लेवल पे, पंचायत की बात म्यूनिसिपैलिटीज़ सुनती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात स्टेट गवर्नमेंट सुनती है, और स्टेट गवर्नमेंट की बात सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती है। ठीक है जी, अब आपका क्वेश्चन अगर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सुनती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जनता सुनती है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है अगर आप 12th में आर्ट्स के स्टूडेंट रह चुके हो तो, कि 1946 में जब नेहरू ने प्रपोज़ल रखा था तो उसमें ये बोला था कि आज हम जो भी हैं और इन फ्यूचर तक जो भी रहेंगे वो सिर्फ हमारी जनता की वजह से रहेंगे। हम लोगों का अपना कोई भी काम नहीं है, हम जो कर रहे हैं अपनी जनता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो जी इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और फिर उनकी विशेषताओं की बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट हमें हो रहा है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। देखो जी, जुडिशरी जो है ना उसको भारत में पूरी आज़ादी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी जुडिशरी के मामलों में नहीं बोल सकते हैं, उनको भी कोई हक नहीं है। जुडिशरी जो फैसला करेगी वो आखिरी फैसला होगा,
उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो जुडिशरी बहुत 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 ज़्यादा एक फ्रीडम वाली चीज़ है इंडिया में, जिसके लिए जजेस को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर्स। अब डिवीज़न ऑफ पावर्स किस तरीके से, देखो डिवीज़न ऑफ पावर्स जो बताई गई है ना यहाँ पर, वो इस तरीके से रखी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल ब्रांच, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको इसको हिंदी में बताती हूँ। जुडिशियल हो गई हमारी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव हमारी हो गई विधायिका, लेजिस्लेटिव हो गई हमारी सॉरी हिंदी में नाम याद है, अभी बता दूंगी, याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो अब ये 3 कार्यपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका, तो 3 जो ये हमारी चीज़ें हैं ना, इन 3 के बिहाव पर पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। एक कानून बनाती है, एक इम्प्लीमेंट करती है, देन जुडिशरी उसको दोबारा देख परख करके फिर जनता तक पहुंचाती है। हालांकि एग्जीक्यूटिव जब इम्प्लीमेंट कर देती है ना, तब कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यही होता है कि फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जुडिशरी भाई साहब उसको देखती है, 12 जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के, 10 हाई कोर्ट के बैठ के उसको देखते हैं कि जो चीज़, जो कानून, जो भी चीज़ पास की जा रही है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, उसी के बिहाव पर हमारी नवंबर 2023 में नए कानून बने थे, जो कि 2024 में इम्प्लीमेंट होने थे और 1 जुलाई को वो इम्प्लीमेंट भी हो गए। ठीक है, उसको नवंबर से जुलाई का टाइम इसलिए लगा क्योंकि जुडिशरी उसमें एक एक चीज़ पढ़कर समझकर उस चीज़ को देख रही थी कि ये कानून एक्चुअली में ठीक है या नहीं है। ओके, तो फेडरलिज्म को हम ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। बाय कैमरल लेजिस्लेटर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग पॉलिटी इंग्लिश का भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। आप अब हिंदी वाले बच्चे बोलोगे मैम ये हिंदी में नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर हिंदी में नहीं भी याद आ रहा है तो इंग्लिश में लिख दो, लेकिन ये नहीं कि एक पेपर इंग्लिश में एक हिंदी में, नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। वैसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अगर आपकी इंग्लिश है तो ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी ही होगी, बट अगर इन केस नहीं याद आता हिंदी का वर्ड है तो आप लिख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में हम लिख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में नहीं लिखना, क्योंकि वो लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखना। अब आ जाओ फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ा सा और मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कैसे फेडरल गवर्नमेंट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। पॉलिटिकल पावर शेयर्ड होती हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में। कैसे, देखो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, वो हम सबके हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी हैं, वो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, बहुत कुछ मामला बिगड़ जाता है, कुछ है जैसे IAS IPS ऑफिसर्स है ना, उनको बिना वारंट के किसी के घर भी जाने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी पकड़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर देख रहे हैं कि यार ये बंदा भाग सकता है या बंदी भाग सकती है और इसके खिलाफ सारे सबूत जा रहे हैं, तो बिना वारंट जारी करे IAS IPS ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर सकती है अपने पूरे डोले को ले जाकर, डोला बोले तो टीम को ले जाकर। ठीक है, अब ये जी कि टीम ले गए, अब उसका भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, क्योंकि सामने वाला पर्सन एक IAS ऑफिसर पे हमला भी कर सकता है। ठीक है, बेशक पुलिस वाले जा रहे हैं, पूरी टीम जाती है, ऐसा लगता है कि आधा शहर पहुंच गया, इतने लोग जाते हैं पकड़ने के लिए एक शख्स को। ठीक है, लेकिन फिर भी IAS की सिक्योरिटी के लिए वो ऑलरेडी एक लेटर लिख कर ये वाली चीज़ जाता है कि बहुत अर्जेंटली मुझे वो करना पड़ रहा है, इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बदले इसकी सज़ा में। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्लास में हम रूल ऑफ लॉ को कंटिन्यू करेंगे। सो होप सो कि आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं हो। इन केस कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अपने नोट्स शेयर करने हैं, मेन टेलीग्राम चैनल में ऐड होइए, वहाँ पर आपको मेरी ID मिल जाएगी। वैसे मैं टेलीग्राम पे दे देती हूँ, @निक्की मैम के नाम से टेलीग्राम ID है मेरी, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, अपने नोट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिखा सकते हैं कि मैम ये ठीक बने हैं या नहीं बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।